बोलो जुबान केसरी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। केसरिया। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात के 10 बज रहे हैं और ये वक्त है आपको कुछ ऐसी खबरें दिखाने का जो दावा है आपने इससे पहले ना कहीं देखी होंगी और ना ही कहीं सुनी होंगी। खबरों की शुरुआत करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर दिल्ली को लेकर बड़ी खबर सामने आई। दिल्ली के सीलमपुर में नाले को पाट कर बनाई गई एक मजार के मुद्दे ने जोर पकड़ लिया। सालों बाद सामाजिक कार्यकर्ता और एडवोकेट प्रीत सिरोही ने इस अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की और अपनी आवाज उठाई। उन्होंने कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की, जिसके बाद वहां बवाल मच गया। आखिर पूरा मामला क्या है, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए। एकदम 5 साल पुरानी दरगाह है, बनी हुई आस्थाने की, और यहाँ पर कभी हमें 70-75 साल हो गए। जो नहर के लिए आरक्षित था, आबादी बढ़ी, नहर नाले में बदल गई। उसी नाले में बनी है ये दरगाह शमशेर अली। और अगर ये बात हकीकत है तो हम यहाँ पे ये छत हटाने के लिए बिल्कुल एग्री तैयार हैं। हम छत हटा लेंगे। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में इन दिनों एक अवैध मजार के मुद्दे पर जमकर बवाल मचा हुआ है। आरोप है कि सालों पहले वहां से एक नहर गुजरती थी, जिसके ऊपर कब्जा करके पहले तो वहां एक रैंप बनाया गया और फिर उस पर बाबा शमशेर अली शाह के नाम की मजार खड़ी कर दी गई। इस अवैध अतिक्रमण की शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता और वकील प्रीत सिरोही ने की। उन्होंने दावा किया कि कोर्ट ने इस मुद्दे पर प्रशासन को ये आदेश दिए थे कि वो जाकर इस मामले की जांच करे, लेकिन पूरा साल गुजर जाने के बावजूद इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। प्रीत सिरोही ने कोर्ट में जो याचिका दायर की, उसमें यह आरोप लगाया कि मुसलमानों ने नाले की जमीन को सालों पहले साजिश के तहत हथिया लिया था। इसके बाद पहले वहां एक छोटी मजार बनाई गई और फिर उसका विस्तार होता चला गया। उन्होंने दावा किया कि इसके बाद बड़े शातिर तरीके से उस मजार को वक्फ कर दिया गया, ताकि चाहकर भी प्रशासन उनका कुछ न बिगाड़ पाए, क्योंकि वक्फ की गई प्रॉपर्टी को कब्जा मुक्त कराना बड़ा पेचीदा काम है। खसरा नंबर 137 जाफराबाद, जो नहर के लिए आरक्षित था, आबादी बढ़ी, नहर नाले में बदल गई। उसी नाले में बनी है ये दरगाह शमशेर अली। और 2 साल पहले जब हमने इसके लिए लड़ाई लड़नी शुरू की और हमने आवाज उठाई कि निर्माणाधीन है, उसके बाद भी कोई अधिकारी नहीं गया और ये धीरे धीरे बनती हुई दरगाह के साथ मस्जिद भी बना दी नाले के अंदर। ये पूरी तरह से अतिक्रमण है और इसका गजट नोटिफिकेशन है। ये गजट नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। ये कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद भी किसी अधिकारी ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। हालांकि मजार के मौलवियों ने अवैध कब्जे की बात को सिरे से नकार दिया। उनका दावा है कि अतिक्रमण के आरोप जानबूझकर लगाए गए ताकि वहां का माहौल बिगाड़ा जा सके। मजार के एक मौलवी ने दावा किया कि बाबा शमशेर अली शाह के नाम पर बनी वो मजार 500 साल पुरानी है। ये दरगाह 500 साल पुरानी है, ठीक है जी। अच्छा, ये बराबर में जो नाला खुदा सन 1978 के अंदर, उससे पहले ये यहाँ सड़क थी, पूरी सड़क थी ये हट, तो यहाँ सड़क थी। तो यहाँ से गुड़गांव से बड़ों से इधर से गुड़ वाले दूध वाले निकलते थे सड़क पर से इधर से। तो ये खरन जाता सारा यहाँ से ले माँ कब्रस्तानी पुलिया से लेके बाहर सड़क सामने पूछता था। ये बाबा की जगह थी, ये पक्की जगह पे थी, ये खरन जाता था बहुत बड़ा। मजार की देखरेख करने वाले मोहम्मद हनीफ ने दावा किया कि जिस नहर के अतिक्रमण की बात की जा रही है, उस पर तो सड़क बनाई गई थी और मजार उस सड़क का प्लान होने से पहले से वहां मौजूद थी। कि यहाँ पे जो है नाला बना हुआ था, नाले के ऊपर जो है मजार। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। नाला तो ये अभी बना है, ये 78 के अंदर नाला नहीं था पहले। ये जहाँ आप फली हुई है, ये नाला था, छोटा सा नाला था। ये बिहारी नवीन साल से होता हुआ, बाकी किनारे ये नाला आ जाए छोटा सा, जो गंदगी का। जी 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 हाँ, ये नाला ये था, ये नाला नहीं था। जी हाँ, ये कम से कम 5 साल पुरानी दरगाह है, बनी हुई आस्थाने की,
और यहाँ पर कब्जा में 70-75 साल हो गए। हालांकि ये मुद्दा पहले से कोर्ट में था और कोर्ट ने मजार पर स्टे ऑर्डर दे रखा था, यानी वहां किसी भी तरह के निर्माण की इजाजत नहीं थी। लेकिन कुछ दिन पहले ही मजार की देखरेख करने वाले मौलानाओं ने चुपके से उसकी बाउंड्री वॉल खींची और फिर छत का लेंटर भी डलवा दिया। इसी के बाद ये मजार चर्चा में आ गई। हंगामा मचने के बाद मजार के मौलाना बैकफुट पर आ गए। वो ये कहते नजर आए कि अगर कोर्ट आदेश देगी तो वो छत के हिस्से को तोड़ देंगे। मतलब बता रहे हैं कि इस पे तो कोर्ट की तरफ से इस पे कोई भी निर्माण कार्य पर जो है वो स्टे लगा दिया गया था, तो फिर निर्माण कार्य कैसे हो रहा है? नहीं, इसकी जानकारी हमें नहीं है। और अगर ये बात हकीकत है तो हम यहाँ पे ये छत हटाने के लिए बिल्कुल एग्री तैयार हैं। हम छत हटा लेंगे, जो निर्माण हमने किया वो खत्म कर लिया जाएगा, बस दिवाली रहेंगी थोड़ी। इससे एक चीज तो साफ है कि मजार के मौलाना ने जानते बूझते हुए मजार में कंस्ट्रक्शन का काम करवाया, जबकि उस पर स्टे था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी कोशिश ये रही होगी कि अगर कोई हंगामा हुआ तो तोड़ देंगे, वरना मजार का और विस्तार होता रहेगा। आशंका जताई जा रही है कि इसी तरह से मजार की जमीन भी कब्जाई गई होगी, धीरे धीरे साजिश के तहत। हालांकि अब यह मुद्दा तूल पकड़ चुका है, यहाँ तक कि कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर जांच के आदेश दिए हैं। और अगर जांच में जमीन हड़पे जाने की पुष्टि हुई तो दिल्ली के सीलमपुर में बनी इस मजार पर बुलडोजर चलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। जब लोगों ने बताया कि भाई यहां तो अवैध कब्जा किया गया है, तो जवाब ये मिला कि मामला कोर्ट में जाने दीजिए, कोर्ट कहेगा तो फिर तोड़ दिया जाएगा। कुल मिला के स्वीकार कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अवैध कब्जा करके निर्माण करवाया गया है। बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के ओखला में बुलडोजर को लेकर बड़ी तैयारी है। ऐसी तैयारी जिसकी गाज कई परिवारों पर गिरती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि ओखला सीलमपुर के लोग अपना अपना सामान लेकर खुले आसमान के नीचे डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली सरकार के तहत बने अपने वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड और बिजली पानी के कनेक्शन को दिखाकर मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन आखिर यहाँ पर ऐसे हालात पैदा कैसे हो गए और क्या कब तक बुलडोजर एक्शन की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, सब कुछ दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। आज आप इतने बड़े बड़े मकान बन गए तो आज तोड़ने के लिए आ गए। जब झोपड़ी थी तुम्हारा था तो आज से 50 साल पहले, कितने साल पहले, क्या तुम्हें उससे पहले पता नहीं था कि जो हमारी जमीन है? नहीं थे, ना तो कोई नोटिस है ना कुछ है। जो यूपी वाली के ना आ गया 750 बीघे जमीन आ गया है, इधर तो कोई मतलब ही नहीं था। तो साल हमारे बाबा दादा यहाँ रहते आए हैं और इस ठंडी के मौसम में सरकार जो है क्या कहते हैं इस तरीके के, देखो सारे गिर सारे के बच्चे, हम लोग के बच्चे सारे बाहर पड़े हैं। दिल्ली के ओखला इलाके के आली गांव में 300 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चलने वाला है। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन की टीम ने इन घरों को सील कर दिया है। प्रशासन की कार्रवाई से आली गांव के लोगों में कोहराम मचा है। लोग अपना अपना सामान लेकर खुले आसमान के नीचे डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली सरकार के तहत बने अपने वोटर आईडी, राशन कार्ड और बिजली पानी के कनेक्शन को दिखाकर मदद की गुहार लगा रही है। नहीं, यहाँ 200 साल पुराना गांव है ये तो इतने टाइम तानाशाही चल रही है। अब कौन तानाशाही है इतने टाइम, तो कौन सी सरकार कर रही है, तो वक्त के हिसाब से देख लो कौन चीज कर रही है, समझिए। यहाँ सारे बिरादरी के लोग रहते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक ही बिरादरी के समुदाय के लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे समुदाय की तो बात नहीं की उन्होंने, कहा कि सिंचाई विभाग की जमीन। सिंचाई विभाग की कैसे हो सकती है जब बिजली का बिल हमारा दिल्ली का, पानी हमारा दिल्ली का, वोट हम दिल्ली में देते हैं, राशन कार्ड हमारा दिल्ली का है। जरा सोचिए कि जो परिवार यहाँ पर 2-3 पीढ़ियों से कब्जा जमाए हुए हैं, एक झटके में उनका आशियाना छिन जाना देश भर के अतिक्रमणकारियों के लिए बहुत बड़ी सबक है। हालांकि अलीगांव की मस्जिद कॉलोनी में प्रशासन के एक्शन से लोग आक्रोशित हैं। इन परिवारों को अब समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो जाए तो जाए कहां। कोई नेताओं को फोन कर मदद की गुहार लगा रहा है तो कोई मीडिया के सामने अपनी आप बीती सुना रहा है। हम ये कहेंगे कि जो उनने बोली कि हमारी सिंचाई विभाग की जमीन है,
तो इससे जो पहले की सरकार ने जो हम लोगों को बसाया, हम लोग ऐसे ही तो आए नहीं होंगे, 100 साल पहले होगा या 100 कितने भी साल में आए होंगे, तो उसी सरकार ने हमको बसाया होगा। हम लोग वैसे तो बस नहीं गए होंगे, तो उस सरकार ने नहीं पूछा कि जो सिंचाई विभाग। आली गांव के लोग गुस्से में हैं, वो हिम्मत हारने को तैयार नहीं। दरअसल 1975 से आली गांव की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। प्रशासन का दावा है कि ये जमीन यूपी सिंचाई विभाग की है, लेकिन स्थानीय लोगों का दावा है कि वो यहाँ पे दशकों से रह रहे हैं। हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। 12 जनवरी को हाई कोर्ट का फैसला आने वाला है। इससे पहले ही प्रशासन ने आली गांव के 319 घरों को सील कर दिया है। अगर हाई कोर्ट का फैसला लोगों के खिलाफ आया तो इन घरों पर बुलडोजर चल सकता है। 52 साल तो हमें भी हो गया, आज तक तो इन्होंने कभी नहीं बोला कि भाई ये यूपी गवर्नमेंट की जमीन है। हाँ, इनकी जमीन कुछ उधर है पार की तरफ। इन्होंने अपने 72 में बताते हैं कि हम जीते केस उससे सोसाइटी से कोई भी, तो हमें तो इसके बारे में कोई पता नहीं। आली गांव के मस्जिद कॉलोनी की इन तस्वीरों को जरा गौर से देख लीजिए। कल तक ये लोग अपने घरों में रहते थे, लेकिन आज ये अपनी गृहस्थी का सामान लेकर खुले आसमान के नीचे शरण लेने को मजबूर है, वो भी इस कड़ाके की ठंड में। लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं, ना सरकार और ना ही प्रशासन। किसी को इनसे हमदर्दी नहीं है, क्योंकि इन्होंने यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर सालों से कब्जा जमाया हुआ है। दुनिया की लकड़ी, दुनिया के बिस्तर, दुनिया के कंबल, दुनिया के पलंग रैन बसेरे में दे रहे हैं और हमारे घर उजाड़े जा रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? बात खत्म। तो आपने प्रशासन से ये सवाल किया? मैं नहीं कर रहा, मैं आपसे कर रहा हूँ ये बात। इसको मीडिया में उठाओ और मीडिया वालों को बदनाम कर रहे हैं बीजेपी के आदमी। इस देश में सरकार और सिस्टम से बड़ा कोई नहीं है। जिन्होंने अतिक्रमण किया है उन पर गाज तो गिरेगी ही, लेकिन अतिक्रमण के दौरान जो अधिकारी मदद करते हैं उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अफसरों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जिन्होंने यहाँ अतिक्रमण होने दिया, क्योंकि कहीं भी अतिक्रमण के पीछे प्रशासनिक मिलीभगत तो होती ही है। ऐसे में अगर अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन होगा तो आगे से अफसर भी अतिक्रमणकारियों की मदद करने से डरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां चुनावी बिसात बिछ गई है और यहां पर लगातार वार पलटवार का दौर चल रहा है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर हैं और वहां पहुंचकर उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जमकर घेरा। तो उन पर पलटवार करने में भी ममता दीदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो भी अमित शाह पर बेहद आक्रामक दिखाई दी। दोनों के बीच चली जुबानी जंग के चलते एक बात तो साफ हो गई है कि बंगाल चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठियों का ही होने वाला है। देखिए कैसे। আমি মা দুর্গার কাছে শুধু প্রার্থনা করব, জাগো মা, অশুভ শক্তির বিনাশ করো, অসুরদের বিনাশ করো, মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে দাও। सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। ভোট আসলে दुर्योधन और दुशासनরা আসেন। नहीं, मैं कहा 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, 2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। तो टारगेट हो ही गया। বড় বড় কথা, মিথ্যে কথা, বাংলায় শুধু অনুপ্রবেশকারী। बंगाल पर चुनावी रंग चढ़ने लगा है। जुबानी जंग के लिए तलवारें खिंच चुकी हैं। बंगाल में अगले साल चुनावी समर है। दीदी की साख दांव पर लगी है और बीजेपी डंके की चोट पर यह कह रही है कि इस बार बंगाल में भगवा लहराकर ही रहेगा। बंगाल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जमकर घेरा। उन्होंने दावा किया कि 2026 के चुनाव में जनता ममता दीदी के कुशासन को नकारने का मन बना चुकी है। भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ की जगह विरासत, विकास और गरीब कल्याण की एक मजबूत सरकार बनाने का बंगाल की जनता का संकल्प बंगाल में जहां पर भी जाते हैं वहां दिखाई पड़ता है।
अमित शाह ने कुशासन का तंज कसा तो ममता बनर्जी ने कुशासन के बदले दुशासन वाला वार कर दिया। একজন দুঃশাসন এসছেন বাংলায়। ভোট আসলে দুর্যোধন আর দুঃশাসনরা আসেন, ওদের চোখে দেখবেন দু চোখে দেখলেই আতঙ্ক হবে, এই বুঝি কিছু ক্ষতি করতে এলো রে, এলো রে, এলো রে, এলো রে, গেল রে, গেল রে, গেল রে। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों के मुद्दे पर ममता बनर्जी की सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सीधे सीधे ये आरोप लगाया कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में न सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण दे रही हैं, बल्कि वो केंद्र सरकार के घुसपैठ रोकने की कोशिशों पर भी पलीता लगा रही हैं। आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। क्या बंगाल की मुख्यमंत्री ये जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर कर आप आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है। अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है कि बंगाल की बॉर्डर से हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रहा है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला। घुसपैठ के मुद्दे पर जैसे ही अमित शाह ने ममता बनर्जी को निशाने पर लिया, ममता ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। उन्होंने अमित शाह के उठाए हर एक सवाल का जवाब दिया। মমতা ব্যানার্জি জমি না দিলে এই তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর লাইন কে করে গেছে? মমতা ব্যানার্জি করে গেছে, আপনি নন। বড় বড় কথা, মিথ্যে কথা। বাংলায় শুধু অনুপ্রবেশকারী, কাশ্মীরে নাকি নেই। তাই যদি সত্যি হয় বন্ধু, একটা কথার উত্তর চাই, পহেলগাঁও তাহলে কি আপনারা করলেন? দিল্লিতে কিছুদিন আগে যে ঘটনা ঘটে গেল, অনুপ্রবেশকারী বাংলা ছাড়া কোথাও নেই, তাহলে কি আপনারা করলেন? इस जुबानी जंग ने बंगाल में घुसपैठ की बहस को एक बार फिर गर्मा दिया। बंगाल में पहले से ही बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जोरों शोरों पर है। गृह मंत्री समेत बीजेपी के तमाम नेता ये दलील देते रहे हैं कि एसआईआर से इस अवैध घुसपैठ पर लगाम लग सकती है। बंगाल में 27 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने एसआईआर का जो डेटा जारी किया, उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से 58 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। चुनाव आयोग के मुताबिक इनमें कई वोटरों की मौत हो चुकी है और कई दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो चुके हैं, और इनसे भी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची से मेल नहीं खा रहे थे। अकेले ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर से ही करीब 45,000 वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए, जबकि शुवेंदु अधिकारी की सीट नंदीग्राम के भी 10,500 के करीब वोटरों की जानकारी नहीं मिल पाई। और बीजेपी का दावा है कि एसआईआर के बाद उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हट गए जो घुसपैठ करके भारत में बसे थे। यानी बीजेपी इसे वोटरों का शुद्धिकरण बता रही है, जबकि ममता बनर्जी का मानना है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के इशारे पर उन लोगों के वोट काटे जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के समर्थक माने जाते हैं। यानी ममता का कहना है कि चुनाव आयोग ने उनके वोट बैंक पर अटैक किया, तो वहीं अमित शाह ने ये भी बात कही कि बस उनका ये कहना था कि ममता की पार्टी घुसपैठियों के वोट से सरकार बनाती आई है, जिस पर अब लगाम लगने वाली है। तृणमूल को कमजोर करने की भारतीय जनता पार्टी को कोई जरूरत इसलिए नहीं है कि तृणमूल अपने अव्यवस्थाओं के कारण, अपने कामों के कारण जनता के बीच में कमजोर हो चुकी है। मैं कहा 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, 2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे, तो टारगेट हो ही गया। यानी बात साफ है,
बंगाल के रण में इस बार घुसपैठ के मुद्दे पर दंगल होना तय है। বাংলা থেকে কোনো ন্যায্য ভোটারকে কেউ কোনোদিনও সরাতে পারবে না। ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, হবে না, হবে না। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और बीजेपी दोनों ही इस मुद्दे पर अपना अपना तर्क दे रही हैं और एसआईआर के आंकड़े सामने आने के बाद टीएमसी में चिंता का माहौल है। तो वहीं बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो बंगाल में पिछले कुछ चुनावों से लगातार जारी अपने बढ़त के सिलसिले को इस बार जीत में तब्दील कर देगी। हालांकि अमित शाह भी ये जानते हैं कि ममता के किले को भेदना इतना आसान नहीं होगा, इसीलिए 26 के रण के लिए अभी से तलवारों को धार देने की शुरुआत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात कांग्रेस की। वैसे तो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से मोहब्बत की दुकान का दावा किया जाता है, लेकिन क्या कांग्रेस की झोली में अमीरों के लिए मोहब्बत और गरीबों के लिए नफरत है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हिमाचल की सुक्खू सरकार गरीबों की थाली में कीड़े वाले चावल नहीं परोसती। और हद तो तब हो गई जब पूरे मामले का खुलासा होने के बाद भी सुक्खू सरकार ने इसकी जांच करवाने की जहमत नहीं उठाई। यानी सरकार की नीयत में ही खोट है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने अलग अलग चुनावों के दौरान कई लोक लुभावन वादे किए, लेकिन इन वादों की हकीकत क्या है ये आप हिमाचल की इस तस्वीर से समझ सकते हैं। हिमाचल में कांग्रेस ने गरीबों के विकास की बात कही थी, लेकिन वही कांग्रेस गरीबों को सड़ा हुआ अनाज खाने के लिए दे रही है। ऐसा अनाज जिसे देखकर इंसान का मन विचलित हो जाए, ऐसा अनाज जिसे जानवर भी खाने से मुंह फेर ले, वो अनाज कांग्रेस चंबा जिले के आदिवासियों को खाने के लिए दे रही है। हिमाचल की ये तस्वीर कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर दिखाने के लिए काफी है। हमारे गांव के एक परिवार ने वहां से राशन परचेज किया और आज सुबह जब उस बोरी को ओपन किया, चावल की बोरी को, तो वो चावल खाने के लायक तो नहीं, देखने के लायक भी नहीं थे। इसमें हम लोग डिपो होल्डर को भी नहीं दोषी मानते हैं, लेकिन हमारा सरकार और प्रशासन से निवेदन है कि जो भी आपका प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, उस तरीके से अच्छे से चेकिंग की जाए राशन की और हमारे ट्राइबल के लोगों को अच्छा राशन मुहैया करवाया जाए। हिमाचल की सुक्खू सरकार को चंबा के आदिवासियों को ऐसा राशन भेजने के लिए शर्म आनी चाहिए। क्या सीएम सुक्खू खुद कीड़े वाला ये राशन खाएंगे? क्या कांग्रेस की नजर में गरीब आदमी कीड़े से भी बदतर है? क्या राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान में गरीबों के लिए कीड़े वाला राशन भरा पड़ा है? अगर ऐसा है तो राहुल गांधी को भी शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी ने हाल में ही हुए चुनाव में बड़े बड़े वादे किए थे। कहीं गरीबों को 1 लाख रुपए सालाना तो कहीं 2 से 2,500 रुपए महीने देने का वादा किया था। लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार है वहां गरीबों को कीड़े वाला राशन दिया जा रहा है। क्या कांग्रेस समेत राहुल गांधी का यही असली चेहरा है? हिमाचल में कांग्रेस की सरकार एक के बाद एक नए विवाद खड़ी करती दिखाई दे रही है। कभी राज्य का घाटा इतना बढ़ जाता है तो कभी कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी खत्म हो जाती है। साल 2025-26 में हिमाचल का राजकोषीय घाटा 12,114 करोड़ रहने का अनुमान है, जो जीडीपी का 4.74% रहेगा। इसी तरह राजस्व घाटा 7,434.92 करोड़ रुपए होगा, जो बजट अनुमानों से 1,044.85 करोड़ ज्यादा है। प्राथमिक घाटा 3,599.12 करोड़ से बढ़कर 5,375.15 करोड़ होने की संभावना है। क्या ये मान लिया जाए कि सुक्खू सरकार राज्य के घाटे की भरपाई के लिए अच्छे चावलों को बेच रही है और कीड़े वाले चावल गरीबों को परोस रही है? अगर ऐसा नहीं है तो आखिर क्यों अभी तक इतने गंभीर मामले पर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जबकि चंबा डीसी खुद इस मामले पर जांच के नाम पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। भरमौर में ये खबर आई थी कि जो राशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसके अंदर चावल के कुछ कट्टों के अंदर कीड़ों के बारे में रिपोर्ट किया गया
तो उसके अंतर्गत जो हमारे उपभोक्ता थे जिनको राशन दिया जा रहा था उनको तो रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कर दी गई है। साथ ही में जो बैच है उस पूरे बैच की चेकिंग फूड इंस्पेक्टर के माध्यम से करवाई जा रही है। इन केस रिपोर्ट अभी उनकी अवेटेड है। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है कि गुणवत्ता के अंदर कोई कमी पाई गई है जो राशन सप्लाई किया गया तो उस केस में कंप्लीट जो है उसको ठीक करा के जो अच्छी क्वालिटी का राशन है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। कांग्रेस ने हिमाचल में जब से सत्ता संभाली है घोटाले और भ्रष्टाचारियों की चांदी ही चांदी है। हाल में ही शिमला में राशन कार्ड की फर्जीवाड़े का खुलासा भी हुआ था, जिसके बाद सिर्फ शिमला में 55,000 से अधिक लाभार्थियों के राशन कार्ड की जांच हुई थी। हालांकि अभी तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई है। इससे आप भी समझ सकते हैं कि हिमाचल में कांग्रेस का अटकाने, भटकाने और लटकाने वाली टेंडेंसी अभी तक बरकरार है। हाल के चुनाव में कांग्रेस को बैक टू बैक हार का सामना करना पड़ा। गरीब और दलित कांग्रेस के कोर वोट बैंक का हिस्सा थे, लेकिन कांग्रेस की घटिया मानसिकता की वजह से गरीब और दलित दोनों ने ही कांग्रेस से दूरी बना ली। इसके बावजूद कांग्रेस के रवैये में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप ही सोच लीजिए कि गरीबों को कीड़े वाला राशन खिलाने के पीछे कांग्रेस की क्या मंशा है। हिमाचल में गरीब आदमी तो वैसे ही परेशान है, लेकिन कांग्रेस उन्हें कीड़े वाला राशन देकर उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने की भी कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। केसरिया